Good morning, friends. Today, again, I am back with the TVP geometry steric number 5. स्टेरिक नंबर 5 TBP ज्योमेट्री पे इससे पहले दो वीडियो आ चुकी हैं। लास्ट टाइम हमने TBP ज्योमेट्री स्टेरिक नंबर 5 के अंदर केवल ऐसे केसेस ही डिस्कस किए जिनमें केवल सेंट्रल एटम के साथ में सिग्मा बॉन्डेड स्पीसीज जुड़ी हुई थी। आज हम TBP ज्योमेट्री में फाइनली उन केसेस को लेंगे जहाँ पे सेंट्रल एटम के साथ में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। साथ में देखिए फ्लेक्सियोनिटी कॉन्सेप्ट एंड बेरी शेडो रोटेशन, इन कॉन्सेप्ट पे बात की जाएगी। तो जस्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम स्टार्टिंग हियर विथ TBP geometry steric number 5. There is the case number that is 2. Steric number 5, if steric number is equal to 5, I have already explained to you that steric number is the sum total of sigma bond plus number of lone pairs. Now in this case, if there is a lone pair, so first time taking the case, that is steric number has to be 5, number of lone pair is 1, and sigma bonds are equal to here 4. 4 plus 1 is equal to 5. Sigma bond 4 and number of the lone pair is equal to 1. ऐसे केसेस कौन कौन से होंगे? इसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि आप ये पहचान लें कि अगर कोई सेंट्रल एटम को 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने और उसके पास एक लोन पेयर होना चाहिए, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लोन पेयर अगर एक रखना है तो लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 और 2 हो गया 6। इसका सेंट्रल एटम के अराउंड में इसके वैलेंस सेल के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। और 6 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं ये हम अच्छे से जानते हैं फ्रॉम द मेन ग्रुप एलिमेंट्स, दैट द ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में सेंट्रल एटम के चारों तरफ या इनके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता है, इसलिए ऑक्सीजन तो इस पॉसिबिलिटी से बाहर हो जाता है। ऑक्सीजन के बाद हम अगले एलिमेंट सल्फर पे बात करते हैं। तो सल्फर लेट अस सी, पहले ये ऐसे समझ लीजिएगा कि अगर कोई सेंट्रल एटम दैट इज ए, सेंट्रल एटम ए है, टोटल इलेक्ट्रॉन मैं बता चुका हूँ कि यानी एक लोन पेयर की वजह से देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए हमें चाहिए 4, तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज 6। इज इट क्लियर? अब 6 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द ऑक्सीजन फैमिलीज। एक लोन पेयर जो कि रखना है, तो एक लोन पेयर के लिए मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये दिखा दिए। लास्ट टाइम मैं एपिकोफ्लिसिटी बेंट रूल में एक्सप्लेन ले चुका हूँ कि लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है, एक्सियल पे नहीं होता है। तो यहाँ मैंने लोन पेयर को रिप्रेजेंटेशन दे के ले लिया। बाकी यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज योर द थर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन जो के लिए ना एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ दिखा देता हूँ। ये तो जो है कि यानी लोन पेयर हो गया, इसलिए किसी के साथ में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ये भी यहाँ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशंस, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में चले जाएंगे।
तो अब सीधी सी बात है कि हम देखते हैं कि एग्जैक्टली सबसे पहले 16th ग्रुप एलिमेंट्स में बात करें तो सल्फर के पास एक तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो लोन पेयर आपको इक्वेटोरियल पे दिखाना होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इक्वेटोरियल पे दिखा दिए। बाकी यहाँ इस तरीके से ये एक्सियल बॉन्ड हो गया और ये यहाँ ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे बॉन्ड हो गए। यहाँ आप कौन से एटम्स को जोड़ेंगे, दैट इज द मोनोवैलेंट एटम, पर ध्यान रखिएगा यहाँ हाइड्रोजन मत जोड़ दीजिएगा। हाइड्रोजन कभी नहीं आएगा क्योंकि हाइड्रोजन इज नॉट एबल टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स टू द अपर डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में डी ऑर्बिटल एक्सपेंशन होता है। इसलिए हम यहाँ कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ लिख दिया फ्लोरीन्स। इज इट क्लियर? तो ये जो कंपाउंड हो गया हमारे पास में, ये कंपाउंड हो गया SF4। अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री तो इसकी क्या है, ज्योमेट्री इज द जस्ट TBP, बट इसकी जो शेप है वो थोड़ा सा चेंज होने वाली है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन्स, ये इसको रिपेल करेगा, ये लोन पेयर अगेन इसको भी यहाँ रिपेल करेगा। तो रिपल्सन की वजह से व्हाट एग्जैक्टली हैपन, जो बॉन्ड यहाँ सीधे 180 डिग्री पे दिखाए गए हैं, ये बॉन्ड स्लाइटली यानी सिचुएशन कुछ ऐसे होगी, ये एस, इधर ये लोन पे इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ जो बॉन्ड बिल्कुल यहाँ 180 डिग्री पे थे ऐसे, ये बॉन्ड स्लाइटली यानी टिल्ट हो जाएगा इधर की तरफ, ये बॉन्ड भी स्लाइटली टिल्ट हो जाएगा इधर। यहाँ पर भी ये बॉन्ड स्लाइटली अंदर की तरफ जो है कि मूव कर जाएंगे, जस्ट लाइक दिस। फ्लोरीन्स, यहाँ फ्लोरीन एंड फ्लोरीन्स, ये जो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है सीसॉ स्ट्रक्चर्स। इसको जो कि डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्जामिनेशन में सीसॉ न लिख के अगर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल लिखा तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज द राइट ऑप्शंस। बॉन्ड एंगल यानी नेचुरली है कि यहाँ ये एंगल 180 डिग्री से थोड़ा छोटा हो गया होगा। इसमें ये एंगल 90 डिग्री का जो आपको दिख रहा है, ये भी 90 डिग्री से स्मॉल हो गया। जो रेगुलर TBP ज्योमेट्री होती थी उससे एंगल में भी वेरिएशन जो कि आ चुका है। सल्फर के साथ में 4 फ्लोरीन्स, क्या फ्लोरीन की जगह हम यानी क्लोरीन ले सकते हैं? आंसर इज नो। इसका जो रीज़न होता है कि अगर क्लोरीन एटम जो कि डाल दिए जाते हैं सल्फर के राउंड में तो वहाँ स्टेरिक रिपल्सन यानी बढ़ जाता है। साइज ऑफ द क्लोरीन एटम इज टू लार्ज, और जो क्लोरीन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वजह से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे जो ज्योमेट्री बनेगी वो स्टेरिकली अनस्टेबल हो जाएगी। इसलिए यहाँ केवल और केवल फ्लोरीन ही आना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ ये 16th ग्रुप के थ्रू एक्सप्लेन कर लिया। अगर हम 17th ग्रुप में एंटर करें तो 17th ग्रुप यानी दैट द हैलोजेंस, हमें टोटल वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो रखने हैं 6। 2 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लोन पेयर्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो सिग्मा बॉन्डिंग में जो कि जा रहे हैं, किंतु हैलोजन फैमिली में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो उस कंडीशन में चार्ज यानी पॉजिटिव आ जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, यानी आयोडीन्स। एक तो हमें लोन पेयर जो कि दिखाना होता है। सेम तरीके से यहाँ पर 4 बॉन्ड और बनाने हैं, तो 4 बॉन्ड यानी इस तरीके से ये स्लाइटली जो कि टिल्ट हो जाएंगे ऐसे तरीके से। ये आयोडीन एटम्स है,
यहाँ मैंने फ्लोरीन जो है कि लगा दे, और ध्यान रखेगा यहाँ इस आयोडीन पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के अराउंड होने चाहिए। कितने टोटल होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, और जो सातवां इलेक्ट्रॉन था उसको मैंने बाहर फेंक दिया। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आई, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स आप क्या लिखोगे इसको, IF4, बस साथ में यहाँ चार्ज जो है कि रिप्रेजेंट कर देंगे प्लस। ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आया। यहाँ पर क्योंकि आयोडीन सेंट्रल एटम लार्ज साइज का है, आप यहाँ ICl4 भी जो है कि ये भी ले सकते हैं, IBr4 ये बना सकते हैं। II4 ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट केस है, ये नहीं एग्जिस्ट करेगा। यानी II4 प्लस को समटाइम, इसी को समटाइम्स लिख सकते हैं I5 प्लस। तो I5 प्लस जो हो जाता है ये हो जाता है हाईली यानी अनस्टेबल केस। दिस बिकम्स अ वेरी वेरी हाईली अनस्टेबल केस। इज इट ओके? ये स्ट्रक्चर को मैं यहाँ जस्ट ऑब्जर्व हो रहा है, जस्ट ओके फाइन। I+5 एग्जैक्टली ये जो मतलब क्या कहते हैं इंटर हेलोजन स्पीसीज है, ये इंटर हेलोजन स्पीसीज यहाँ से लेके और यहाँ तक ये नॉर्मली यानी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू बनती हैं, जबकि ये वाला आयन डाइपोल इंटरेक्शन से बनता है। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन में क्या होता है कि जैसे एक आयोडीन है, उस पर अगर चार्ज प्लस है, अगर इसको I2 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो ये फॉर्मेशन करता I3+। इसके बाद फिर ये I3+ आगे फिर एक और आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ में, क्योंकि एक चार्ज स्पीसीज है, यहाँ तक इंटर हेलोजन में अलाउड होता है ये। इसके बाद ये बना देगा यहाँ पे I5+। अब दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। ये जो जितनी ज्योमेट्री ये सारी आ रही, इन ज्योमेट्री इन शेप को बोला जाता है सीसॉ स्ट्रक्चर। दीज आर कॉल्ड द सीसॉ स्ट्रक्चर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने IF4 का ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रखा, IF4+। इसी के एनालोगस अगर यहाँ पे आयोडीन्स को जो कि डाल दिया जाए, तो आयोडीन का साइज बहुत ज़्यादा होने की वजह से स्टेरिक रिपल्सन भी इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए इसकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है, I5 की स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। इसमें एक आयोडीन, दूसरा आयोडीन, तीसरा आयोडीन, चौथा आयोडीन, पांचवा आयोडीन, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो कि बनती है, जिसको इंटर हेलोजन के अंदर भी हम लोग स्टडी जो कि लेते हैं। ये एग्जैक्टली कंप्लीट बॉन्ड नहीं होते हैं, दिस आर द डॉट डॉट बॉन्ड्स, जो कि आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू जो कि बनते हैं। 17th के बाद अगर हम चलें आगे इन द 18th ग्रुप में, तो देखें 18th ग्रुप में G18 18th ग्रुप, यहाँ पे सेंट्रल एटम के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8, और चाहिए हमको केवल इलेक्ट्रॉन 6। इसका मतलब जो है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हटाने पड़ेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो है कि लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा जीनॉन F4, और यहाँ पे चार्ज दिखा दिया जाएगा +2। जीनॉन यानी सेंटर में सिचुएटेड, एक इस पे लोन पेयर जो है कि दिखानी है, साथ में यहाँ पर इस तरीके से ये फ्लोरीन एटम्स,
और इस जीनॉन पे जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम पे चार्ज +2 से ज़्यादा चार्ज नहीं लाना सेंट्रल एटम पे। ये स्ट्रक्चर भी सीसॉ स्ट्रक्चर हो गई है। तो अब देख लेते हैं ओवरऑल कि सिंगल लोन पेयर वाले केसेस कौन कौन से बन रहे हैं। सिंगल लोन पेयर वाले जो केसेस आगे ओवरऑल, पहला एग्जांपल हुआ था SF4, यानी याद रखना भी आसान। इसके बाद अगली फैमिली में चले जाओ, यानी आयोडीन के साथ IF4, किंतु यहाँ चार्ज डाल देंगे +1। इसके बाद 18 ग्रुप में विद नोबल गैसेस, ये हो गया XeF4 एंड 2 प्लस चार्ज। ठीक है, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल शीशो स्ट्रक्चर के हैं। साथ में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनसे आप और भी कंपाउंड जो कि बना सकते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज और एक फ्लोरीन एटम को हटा के आप एक ऑक्सीजन एटम यहाँ डाल सकते हैं। ये बन गया IO, एक फ्लोरीन हटाया तो फ्लोरीन रह गए 3, यानी एक फ्लोरीन एंड एक पॉजिटिव चार्ज को सेक्रीफाइस करके एक ऑक्सीजन से रिप्लेस किया जा सकता है। सिमिलरली इस वाले केस में एक फ्लोरीन एक पॉजिटिव चार्ज हटा के एक ऑक्सीजन एटम को डाल दूँ तो XeOF3, किंतु एक पॉजिटिव अभी भी रहेगा। फिर क्या करो, एक फ्लोरीन एंड एक पॉजिटिव चार्ज हटा के ऑक्सीजन डाल दें तो XeO2F2। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जो मैंने ये स्ट्रक्चर लिख दिए, ये सारे के सारे सीसो स्ट्रक्चर हो गए। एग्जामिनेशन में आ जाते हैं कि यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल और इज सीसो स्ट्रक्चर। तो ये आपको ध्यान दे के रखना है। आप केवल एक एग्जाम्पल ये ध्यान रखो, बाकी आगे वाले आप खुद फ्रेम कर सकते हो। ये जो मैं केस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक पॉजिटिव और एक फ्लोरीन को हटा के ऑक्सीजन डाल सकते हैं, ये लॉजिक एग्जैक्टली है क्या? ये सिंपल सा ये है कि मान के चलो कि सपोज कोई सेंट्रल एटम अगर A है और इस सेंट्रल एटम के पास में अगर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाए, इन 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू आप अगर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो अगले इलेक्ट्रॉन के साथ आपके पास में 2 चॉइसेस जो कि बन जाती हैं। या तो आप इस इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप कर दो या इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू पाई बॉन्ड फॉर्म कर दो। यानी ऐसे केसेस में इस इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू 2 चॉइसेस आपके पास में आ जाती हैं। एक चॉइस हुआ कि पाई बॉन्ड बना दिया, ये सेंट्रल एटम A, एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना दिया, अगले ने पाई बॉन्ड बना दिया। और जो डबल बॉन्ड होता है आपको पता है वो ऑक्सीजन के साथ होता है। अगला ऑप्शन क्या है कि अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दिया जाए तो इसके पास में एक सिग्मा बॉन्ड तो हाई है, साथ में यहाँ पॉजिटिव चार्ज और आ गया। और इस सिंगल बॉन्ड के थ्रू आप क्या जोड़ सकते हैं? फ्लोरीन्स। अब आप खुद ही अंडरस्टैंड ले सकते हैं कि अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज और इस फ्लोरीन को हटा दूं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक फ्लोरीन को हटा दूं, तो इस A के साथ में ऑक्सीजन को जोड़ सकता हूं। इस कॉन्सेप्ट पे, इस ट्रिक पे ये चीज़ हम फॉलो करते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज और एक फ्लोरीन के सेक्रीफाइस करने पर यू कैन पुट 1 ऑक्सीजन एटम। दिस वे यू कैन रिमेंबर all these examples which are having the seesaw type of structures. I hope it is clear. अब सिंगल लोन पेयर के बाद अगला जो केस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, सेकंड केस है। अगेन स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 5। स्टेरिक नंबर 5 है। नंबर ऑफ लोन पेयर्स अब यहाँ पे डाल दे रहा हूँ 2। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज इक्वल टू यहाँ 3, क्योंकि दोनों का सम टोटल देखिए 5 आना चाहिए।
अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो 3 सिग्मा बॉन्ड अगर सेंट्रल एटम बना रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड विल बी 3, 2 लोन पेयर के लिए इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड विल बी 4, तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। इसका सेंट्रल एटम ऐसा लेना पड़ेगा कि जिसके अराउंड में टोटल इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि सीधे हेलोजन फैमिली में होते हैं, तो डायरेक्टली हम जाके हेलोजन फैमिली से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ हेलोजन फैमिली में हम लोअर हेलोजन यानी आयोडीन्स के थ्रू जाके जा रहा हूँ। सिंपल वे में अगर ज्योमेट्री को दिखाना चाहूँ तो इस तरीके से ये सेंट्रल एटम हो गया, 2 लोन पेयर के लिए मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 लोन पेयर इस तरीके से 1 और 1 2, 2 और 2 4, ये तो लोन पेयर हो ही गए। सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं 3 और टीबीपी ज्योमेट्री है, तो एक इधर, दूसरा यहाँ बना देंगे और तीसरा आप यहाँ इक्वेटोरियल प्लेन पे यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड एंड द सिग्मा बॉन्ड। रिजल्ट क्या निकलेगा इसका, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, इस रिपल्सन के चलते ये वाले दोनों बॉन्ड स्लाइटली दे विल बी पुश्ड इनसाइड। As a result of this, situation will become something like this. ये यहाँ पर अपनी जगह पे ये थोड़ा सा अंदर की तरफ यानी बेंट हो गया, बाकी these are here the lone pairs। यहाँ पर अगेन कॉन्सेप्ट वही, हाइड्रोजन नहीं डालना है यहाँ पे, आप जो भी डालेंगे मोनोवैलेंट एटम, बट दैट शुड नॉट बी द हाइड्रोजन। इधर हेलोजन हो सकता है, कौन सा हेलोजन डालना उसको अभी हम देखते हैं इधर को। जस्ट लेट अस से अब स्पेसिफिक एग्जांपल पे आ रहा हूँ। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। शेप की बात करूँ तो इसके शेप को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, इधर साइड से अगर देखें तो ये टी जैसे लग रहा है, टी होता है यूं ऐसे, ये थोड़ा सा बेंड हो गया है, इसको कहते हैं बेंट टी शेप स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड बेंट टी शेप। अब बेंट टी शेप में एग्जांपल कौन कौन से आते हैं, लेट अस सी। डायरेक्टली कहाँ से चालू कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द हेलोजन फैमिलीज। अब सीधा देखो आयोडीन्स हैं, 3 ही आपने यहाँ पे मोनोवैलेंट स्पीसीज जोड़नी है। मैंने सीधा एग्जांपल लिख दिया IF3, ICl3, IBr3, II3। ये एग्जाम्पल एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि I4 भी एग्जिस्ट नहीं करता है। इंट्रा हेलोजन में याद रखना मैक्सिमम 3 हेलोजन्स का कोई स्पीसीज बन सकता है। ये तीनों के तीनों कंपाउंड ऐसी ज्योमेट्री शो करेंगे। किसी एक को मैं एग्जाम्पल के तौर पे जो कि लिख दे रहा हूँ, जैसे यहाँ ये आयोडीन्स हो गया, दिस साइड इज हियर अ लोन पेयर, अनदर लोन पेयर, 2 तो लोन पेयर हो गए, एंड साथ में यहाँ पे एक फ्लोरीन एटम, अगला फ्लोरीन एटम, नेक्स्ट फ्लोरीन एटम, लाइक दिस। ये बन गया हमारा बेंट टी शेप स्ट्रक्चर। ओके, दूसरा एग्जाम्पल पे अगर जाऊं तो हेलोजन के बाद अगला केस कौन सा हमारे पास हो जाता है, इसी में ध्यान दो। एक और अगर मैं केस यहाँ पे डिस्कस करूँ तो मैं यहाँ पे हेलोजन से पहले 16th ग्रुप में सल्फर होता है, सल्फर के साथ में 3 फ्लोरीन एटम जो है कि जोड़ दूँ कि तो हमें तो ये मालूम है कि भाई कि सल्फर के राउंड में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही हो जाएगा। सल्फर पे चार्ज कैसा है, अरे नेगेटिव चार्ज, ये स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ इसका। सल्फर के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, और एक ये आ गया 7, 3 ये बॉन्ड है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। बस केवल इतना डिफरेंस आएगा कि सल्फर पे चार्ज विल बी नेगेटिव। तो एग्जैक्टली यहाँ पर एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, 2 तो ये आ ही गए, सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है जो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए, साथ में बिल्कुल एग्जैक्टली ये फ्लोरीन एटम्स और ये फ्लोरीन एटम्स।
ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट में देखो अगला एग्जाम्पल, सल्फर का यहाँ एग्जाम्पल ले लिया मैंने, हेलोजन फैमिली ले लिया। अब सीधे 18 ग्रुप में चल रहा हूँ। 18 ग्रुप में एग्जाम्पल ले लिया, जीनोन बॉन्ड बनाने हैं 3, तो XeF3। कि तो मुझे मालूम है कि जीनोन के आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 और आपको चाहिए केवल इलेक्ट्रॉन 7। इसका मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये जीनोन पे चार्ज होगा पॉजिटिव। सेम तरीका जो अभी बताया था, एक फ्लोरीन एक पॉजिटिव को हटा के आप ऑक्सीजन डाल सकते हैं, तो क्या कंपाउंड बन जाएगा, Xe, एक ऑक्सीजन और फ्लोरीन 2 एटम्स। अगर इस कंपाउंड की आपको स्ट्रक्चर जो है कि दिखानी हो तो इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जीनोन यानी सेंटर में आ गया, 2 फ्लोरीन है, एपिकोफ्लिसिटी लग जाएगी, बेंट रूल के अकॉर्डिंग दोनों फ्लोरीन एक्सियल पोजीशंस, ओके। ऑक्सीजन या इक्वेटोरियल पे ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएगा, बाकी यहाँ ये लोन पे इलेक्ट्रॉन्स। स्लाइटली बॉन्ड्स को देखिए टिल्ट कर दीजिएगा, बेंट टी शेप के स्ट्रक्चर। ये भी सारे एग्जाम्पल क्या हो गए, इतने सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दे। ये वाले एक एग्जाम्पल ये हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6 एग्जाम्पल इसके भी आ गए, ओके। तो ये केस हो गया हमारे पास में लोन पेयर 2 और जो सिग्मा बॉन्ड है उनका नंबर है 3। लास्ट केस पे जा रहा हुआ, लास्ट केस है कि अगर लोन पेयर का नंबर 3 हो जाए, नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू 3, तो सिग्मा बॉन्ड का नंबर हो जाएगा दैट इज 2। इसके लिए इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 2 एंड 3 लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन विल बी 6, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। 8 का मतलब आप सीधे जो है कि यानी नोबल गैस फैमिली में चले जाएंगे। तो सीधे अगर नोबल गैस फैमिली में गए तो अब डायरेक्टली सीधे जो है कि लिख रहा हूँ जीनोन, ये एग्जाम्पल पे आगे मैं डायरेक्टली, लोन पेयर 3 है तो तीनों लोन पेयर हमेशा हमेशा कहाँ रहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन पे। एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर। आपको बताया था लोन पेयर क्या होते हैं, एस फाइल्स होते हैं, इसलिए सारे के सारे इक्वेटोरियल पे आ गए। सिग्मा बॉन्ड 2 बनाने हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेट पैटर्न में बना दीजिएगा, 180 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड लाइक दिस। ये कंपाउंड हो गया, दिस कंपाउंड इज योर XeF2। XeF2 हो गया यानी लीनियर शेप का कंपाउंड। अब इसमें हम अगर ये देखें कि भाई कि अगर मैं इससे पहले हेलोजन फैमिली पे चला जाऊं, ये लिख दिया, जैसे ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट ये हो गया। दूसरा एग्जांपल में हेलोजन फैमिली में लेट अस सी हियर आयोडीन्स, 2 हेलोजन के साथ में बॉन्ड बनाना है। लेट मी टेक योर एग्जांपल IF2। क्योंकि हेलोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए इस पे चार्ज दिखा दिया माइनस। ये एग्जांपल हो गया ICl2 माइनस हो गया, IBr2 माइनस हो गया। अरे इंटरेस्टिंग चीज़ है, पहली बार आ रहा II2 माइनस, ये भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि इंट्रा हेलोजन में मैक्सिमम 3 हेलोजन तक आप जो है कंपाउंड बना सकते हैं। ये जितने लिखे गए ये सारे के सारे, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेरिक नंबर 5 with 3 lone pairs and 2 यानी सिग्मा बॉन्ड्स। ये जितने लिखे गए इन सब की स्ट्रक्चर हमेशा क्या होगी, लीनियर। दे ऑल आर ऑफ द लीनियर ज्योमेट्रीज। इसके साथ हिस्टेरिक नंबर 5 के सारे केसेस मैंने डील कर दिए हैं। बियॉन्ड दिस अब एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ पे जो है कि आ रहा हूँ यहाँ पे,
दैट द फ्लक्सोनिटी। जैसे आप अभी तो स्टेरिक नंबर 5 में हम ये केसेस को ले चुके हैं। जैसे पहला एग्जांपल मैंने डील किया था एक एग्जांपल डील किया था फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड, और यहाँ पर एक केस आज ही जो डिस्कस किया SF4 जिसके पास एक लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ फॉस्फोरस एंड फ्लोरीन्स एक्सियल बॉन्ड लेंथ, सपोज ये बॉन्ड लेंथ x है, फॉस्फोरस फ्लोरीन इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ सपोज ये y है। तो मैंने प्रीवियसली भी बताया था कि यहाँ x एंड y नॉर्मली एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्विटोरियल से ज़्यादा होती है, बट इस वाले केस में दोनों एक्सियल इक्विटोरियल दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाती हैं। यहाँ आंसर है x इज इक्वल टू दैट इज y। सेम तरीके से अगर SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड के केस में बात करें तो सल्फर टेट्राफ्लोराइड में भी ऐसा बॉन्ड है SF एक्सियल बॉन्ड लेंथ, अगर ये x है, सल्फर फ्लोरीन इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ अगर ये y है, तो इस केस में भी x इज इक्वल टू y ही आंसर होता है। यानी दोनों केसेस में बॉन्ड लेंथ क्या है, इन बोथ द केसेस बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। अब बॉन्ड लेंथ इक्वल क्यों होती है, उसके लिए हमें इन मॉलिक्यूल की यानी क्या अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, फ्लक्सोनिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जगह फ्लक्सोनिटी एग्जैक्टली होता क्या। फ्लक्सोनिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबल बिहेवियर। ये कंपाउंड में मैं आपको डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था कि फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड की अगर मैं आपसे जो ज्योमेट्री पूछूं, इफ आई आस्क कि इस कंपाउंड की यानी ज्योमेट्री क्या है, तो 99% का आंसर होगा कि इसकी ज्योमेट्री TBP है, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल्स। अगर एक ऑप्शन इसमें और मैं डाल दूं कि यानी स्क्वायर पिरामिडल्स, अब ऑप्शंस है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन है बोथ, तो आंसर हो जाता है बोथ। इसकी जो ज्योमेट्रीज है वो TBP भी है और स्क्वायर पिरामिडल भी है। इसका मतलब जो फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड मॉलिक्यूल है, ये फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड मॉलिक्यूल TBP एंड स्क्वायर पिरामिडल के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है। ये बहुत ही फास्ट एंड रैपिड प्रोसेस होती है। इस फास्ट इंटर कन्वर्जन को ही मैं फ्लक्सोनिटी यानी बोल रहा हूँ। इसी को हम अभी थोड़ी देर में मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करूँगा, BPR, जैसे BPR जिसको बोलते हैं बेरिशिडो रोटेशंस। तो बेरिशिडो रोटेशंस भी इन केसेस में ऑब्जर्व होता है। बेरिशिडो रोटेशन एग्जैक्टली ये इसका जो आउटकम आता है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आता है, क्योंकि एट योर स्टैंडर्ड यू ओनली नीड टू अंडरस्टैंड कि एक टेक्निक होती है जिसको कहते हैं 19F NMR। 19F NMR, NMR का होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक होती है जिसके बेसिस से बॉन्ड लेंथ निकाली जाती है कंपाउंड की। ठीक है, तो जब 19F NMR में PF5 एंड SF4 में बॉन्ड लेंथ डिसाइड की गई एक्सपेरिमेंटली, तो ये ऑब्जर्व हुआ कि इन दोनों ही कंपाउंड में सारी की सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल आती है। अब क्वेश्चन उठता है कि बॉन्ड लेंथ इक्वल होने के पीछे रीज़न क्या है। ये इस एग्जांपल में सारी बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्वल है। अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे PCl5, HCl4 तो अभी अभी आपको बताया मैंने एग्जिस्ट होता ही नहीं है।
ठीक है। अगर मैं ये वाले केस की बात करता हूँ तो इस वाले केस में अगेन अगर मैं फॉस्फोरस क्लोरीन एक्सियल बॉन्ड लेंथ को x लिखता हूँ, फॉस्फोरस क्लोरीन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ को y लिखता हूँ, तो यहाँ आंसर हो जाता है x विल बी ग्रेटर देन y। x विल बी ग्रेटर देन y। तो एग्जैक्टली फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड एंड PCl5 में ये बिहेवियर अलग अलग क्यों आ रहा है, इसको समझने के लिए अब मैं एंटर करने जा रहा हूँ ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेरिश-शेडो रोटेशंस। तो बेरिश-शेडो रोटेशन एग्जैक्टली होता क्या है? सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। एग्जैक्टली होता क्या है, पिछली बार बताया था कि फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड में एक ज्योमेट्री होती है इसकी टीबीपी, में रूम टेम्परेचर पे बात कर रहा हूँ भाई। एक होती है टीबीपी और दूसरी ज्योमेट्री होती थी स्क्वायर पिरामिडल्स, और ये दोनों ज्योमेट्री के बीच में एक फास्ट रैपिड इक्विलिब्रियम होता है। रूम टेम्परेचर पे अगर इन ज्योमेट्री की स्टेबिलिटी कंपेयर किया जाए तो मैंने बताया था कि टीबीपी के अंदर जो 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स होते हैं ये होते हैं 6, और स्क्वायर पिरामिडल में 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल होते हैं दैट इज 8। तो अगर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के यहाँ 6 है तो डेफिनेटली यहाँ रिपल्सन विल बी लेस और यहाँ रिपल्सन विल बी मोर। अगर रिपल्सन मोर है तो एग्जैक्टली जो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है दिस विल बी लेस स्टेबल, दिस ज्योमेट्री विल बी लेस स्टेबल, दिस ज्योमेट्री एट रूम टेम्परेचर विल बी कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। अगर ये लेस स्टेबल है तो इसकी एनर्जी यानी क्या हो जाएगी, हाई, दिस विल बी हायर यानी हायर एनर्जी। मोर स्टेबल का मतलब कि इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इट विल बी ऑफ द लेसर एनर्जी और लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी। ठीक है। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि जब टीबीपी इसमें चेंज करती है तो इसका यहाँ जाना एक एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस होगा, एंडरगोनिक प्रोसेस होगा। एग्जैक्टली क्या है, PF5 के केस में सपोज करो कि अगर मैं यहाँ रूम टेम्परेचर पे बात करता हूँ कि ये एनर्जी लेवल है जहाँ पर कि टीबीपी यानी ज्योमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, एनर्जी लेवल ऑफ द टीबीपी, तो डेफिनेटली ये हायर एनर्जी है। स्क्वायर पिरामिडल का जो एनर्जी लेवल होगा वो कंपैरेटिवली यानी हाई लेवल पे होगा, ये लिख दिया ना स्क्वायर पिरामिडल्स। यहाँ से यहाँ चेंज होने का जो ये एनर्जी बैरियर होता है, दिस एनर्जी बैरियर, इसको यानी डेल्टा एच, इसी को हम कहते हैं रोटेशनल एनर्जी बैरियर, रोटेशनल एनर्जी बैरियर। तो ये जो रोटेशनल एनर्जी बैरियर है इस वाले केस में ये बैरियर एग्जैक्टली ज़्यादा नहीं होता है, दिस बैरियर इज कंपैरेटिवली लो बैरियर, और रूम टेम्परेचर पे इतना एनर्जी अवेलेबल होता है, इतनी थर्मल एनर्जी अवेलेबल होती है कि ये दोनों फॉर्म यानी टीबीपी इसमें जा सकती है, ये इसमें आ सकती है, ये इंटर कन्वर्जन यानी पॉसिबल होता है। इसी के कॉन्ट्ररी अगर मैं यहाँ बात करता हूँ PCl5 की, तो PCl5 में ध्यान से देखना, इसकी लेस स्टेबल यानी ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ। स्क्वायर पिरामिडल यानी कैसे बनता है, एक फॉस्फोरस है इस तरीके से, ये ज्योमेट्री कुछ ऐसे तरीके से, 4 फ्लोरीन या 2D प्लेन में एक फ्लोरीन ऐसे तरीके से, क्योंकि फ्लोरीन एटम छोटे हैं, 90 डिग्री के 8 एंगल है तो ये टॉलरेट कर जाता है। बट जो PCl5 के केस में अगर इसी बात को देखें तो एक फॉस्फोरस
इसके राउंड में यहाँ पे 4 क्लोरीन एंड 5वां क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन का साइज क्या है, ज़्यादा लार्जर साइज की वजह से यहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन 90 डिग्री पे बहुत ज़्यादा होंगे। इसलिए अगर PCl5 की मैं बात करूं और PCl5 के केस में यही एनर्जी लेवल को दिखाऊं, तो लेट मी सपोज कि ये PCl5 का TBP एनर्जी लेवल है। इसका जो स्क्वायर पिरामिडल एनर्जी लेवल होगा, यहाँ रिपल्सन्स फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में, क्योंकि छोटे साइज के हैं इसलिए रिपल्सन इज लेस। यहाँ लार्ज साइज की वजह से 90 डिग्री पे जो ये सिचुएटेड है, रिपल्सन विल बी एक्सट्रीमली हाई। इसलिए यहाँ जो स्क्वायर पिरामिडल का जो एनर्जी लेवल हो जाएगा, ये एनर्जी लेवल इसकी कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दिस इज स्क्वायर यानी पिरामिडल्स। रोटेशनल एनर्जी बैरियर PCl5 के केस में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया है। डेल्टा एच आर बी रोटेशनल एनर्जी बैरियर इज कंपैरेटिवली वेरी वेरी हाई। तो जब एनर्जी बैरियर लो होता है और आपस में ये इंटर कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे ये सारा प्रोसेस जो है कि चलता है, लेट अस सी हियर। जैसे फॉस्फोरस एटम्स, 2 फ्लोरीन एटम्स यहाँ दिखा दिए जो एक्सियल पोजीशंस पे हैं, 1 फ्लोरीन एटम्स यहाँ इक्वेटोरियल पे, 2 फ्लोरीन एटम्स यहाँ मैंने ये दिखा दिए, ठीक है। ये एक्सियल वाला है, ये इक्वेटोरियल पे, ये फ्लोरीन भी एक्सियल पे है। होता एग्जैक्टली क्या है कि जब ये मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इसके बॉन्ड जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो ये बॉन्ड रोटेट करना स्टार्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो एक्सियल है ये इक्वेटोरियल की तरफ मूव करता है, इक्वेटोरियल एक्सियल की तरफ मूव करता है। ऐसे तरीके से ये यहाँ जाता है, इधर वाले इक्वेटोरियल एक्सियल की तरफ आता है। और इस प्रोसेस में बीच में एक यानी ट्रांजिशन स्टेट यहाँ फॉर्म करती है। वो कैसे बनेगी, लेट अस सी। किसी टाइम मोमेंट पे ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि ये फ्लोरीन मैंने यहीं फिक्स किया हुआ, इनमें इक्वेटोरियल के साथ में एक्सचेंजेस हो रहे हैं, 1 2 3 एंड ये 4, ठीक है। यानी यहाँ पर ये वाला जो है कि F जब एक दूसरे को इस तरीके से क्रॉस हो जाएंगे, ये क्रॉस कर जाएंगे, तो ये इक्वेटोरियल यहाँ दिखा दिया, एक्सियल मैंने यहाँ दिखा दिया, फिर ये एक्सियल यहाँ दिखा दिया, इक्वेटोरियल फ्लोरीन यहाँ दिखा दिया, ठीक है। क्योंकि ये मूवमेंट हो रहा है, तो ये मूवमेंट आगे चलते चलते, क्योंकि ये इधर आ रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, इवेंचुअली सिचुएशन ऐसे बन जाएगी जस्ट लाइक दिस। जो यहाँ इक्वेटोरियल पे थे, ये इक्वेटोरियल वाले आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक्सियल पे आ चुके हैं, और जो एक्सियल पे थे वो यहाँ इक्वेटोरियल पे आ गए हैं। इसका मतलब कि अब एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड में डिफरेंस करना इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि ये प्रोसेस स्लो नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, और इस वजह से सारे के सारे एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ में कोई डिफरेंस रह ही नहीं जाता है। इज इट क्लियर? ये फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड का एग्जांपल है। PCl5 में यहाँ ये नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी बैरियर एक्सट्रीमली हाई होता है। फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड के अलावा किन किन केसेस में ये ऑब्जर्व होता है, लेट अस सी। फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड, इसी को यानी बेरी स्यूडो रोटेशन भी बोला जाता है। बेरी स्यूडो रोटेशंस यानी TBP का स्क्वायर पिरामिडल में जाना, इसका वापस TBP में जाना, ये जो फ्लेक्सियोनल बिहेवियर है, इसी को बेरी स्यूडो रोटेशन बोला गया है। अगर मैं यहाँ एक फ्लोरीन हटा के एक क्लोरीन एटम डाल दूँ, तो ये भी
बेरी स्यूडो रोटेशन ये भी शो करता है, ये भी शो करता है। सिमिलर तरीके से PF3Cl2 ये भी शो करता है। अगर लिख दूँ PF2Cl3 तो इसमें बेरी मतलब जो है कि बेरी स्यूडो रोटेशन बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाता है, ऑलमोस्ट हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ध्यान रखना कि 2 क्लोरीन तक ये एक्सेप्टेबल है। इसके बाद जब 3 आ जाएंगे, 2 यहाँ एक्सेल पे ठीक है, यहाँ पर 2 फ्लोरीन एक्सेल पे हैं और तीनों इक्वेटोरियल पे हैं। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन की कंपैरिजन में। और आपको मैंने बताया बेंट रूल के अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट हमेशा एपिकोफ्लिसिटी शो करता है। तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन में फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये एपिकल पोजीशन पे रहेगा, क्लोरीन इक्वेटोरियल पे रहेगा और इक्वेटोरियल वाला एपिकल पे जाना नहीं चाहेगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ कंपैरेटिवली लेस। सिमिलर तरीके से अगर यहाँ एग्जांपल लिखूँ कि भाई कि फॉस्फोरस के साथ में 4 फ्लोरीन एटम्स और एक में एल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप डाल दिया, ये भी बेरी स्यूडो रोटेशन शो करता है। सेम तरीके से अगर मैं ऐसा लिख दूँ PF3CH3 होल ट्वाइस तो यहाँ अब ये स्यूडो रोटेशन बिल्कुल भी शो नहीं करेगा। यानी ये वाला केस और इस वाले केस को अगर मैं कंपेयर करूं, 3 फ्लोरीन एटम्स हैं, दोनों के जो है कि स्ट्रक्चर के थ्रू जो है कि देख लें, एक फॉस्फोरस, एक फ्लोरीन यहाँ होगा, एक फ्लोरीन यहाँ होगा, बाकी ये 2 क्लोरीन यहाँ इस तरीके से। इस वाले केस में इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे एक फॉस्फोरस, यहाँ फ्लोरीन्स, यहाँ फ्लोरीन्स, यहाँ फ्लोरीन्स, एक फ्लोरीन्स और यहाँ ये CH3। देखो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये तो बहुत ही लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये तो कभी भी एक्सियल पे जाएगा ही नहीं, यानी इसका यहाँ से यहाँ जाना और इसका यहाँ से यहाँ जाना ये कंप्लीटली बैंड हो गया है। इस वाले केस में बहुत ही कम एक्सटेंड तक फ्लेक्सिबिलिटी शो होती है। ये क्लोरीन फिर भी कंपैरेटिवली इसकी कंपैरिजन में तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये यहाँ जा सकता है, बट स्पीड विल बी कंपैरेटिवली वेरी वेरी स्लो। बट इस केस में ये मिथाइल कभी यहाँ जाएगा ही नहीं। सॉरी, 2 जो कि मिथाइल थे ना, 2 मिथाइल ग्रुप लाइक दिस, ये नहीं जा सकता, यहाँ भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी ये शो नहीं हो रही है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट में थोड़ा बेरी स्यूडो रोटेशन में टेम्परेचर का इफेक्ट हम थोड़ा सा डील करेंगे। आज के लिए इतना ही। लगभग हिस्टेरिक नंबर 5 मैंने क्लोज कर दिया है। बेरी स्यूडो रोटेशन एंड क्वांटम टनलिंग पे एक स्पेशल वीडियो नेक्स्ट टाइम, इन द नेक्स्ट वीडियो एक डिटेल डिस्कशन जो कि हम लेंगे क्वांटम टनलिंग इन अमोनिया and Berry pseudo rotation in other cases and their applications. Thank you very much.